लेकर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप, सत्ता पक्ष ने लगाया विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप। रांची में स्टेक होल्डर्स मीटिंग आयोजित, सीएम सोरेन होंगे कार्यक्रम में शामिल। बड़े बिजनेसमैन साथ होगी राज्य में निवेश चर्चा। सदर अस्पताल के कई विभागों का औचक निरीक्षण, दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। साफ सफाई पर कर्मचारियों को ध्यान देने की दी नसीहत। सरकार दे रही सीएनजी वाहनों के उपयोग को बढ़ावा, सीएनजी की उपलब्धता नहीं कराई जा रही सुनिश्चित। रांची में सीएनजी के लिए सुबह से लगी लंबी कतार। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानसभा के स्पीकर ने सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने और शराबबंदी के मामले पर सभी पक्षों में राय पर बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तमाम दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और शराबबंदी के साथ कई मुद्दों पर विधानसभा में बहस की मांग भी की। वहीं स्पीकर विजय सिन्हा ने सदन चलाने के लिए सभी दलों, पक्ष और विपक्ष दोनों का सहयोग मांगा। जनता के सवालों को सही ढंग से उठाने पर भी जवाब नहीं आता है, तो हम लोगों ने सवाल दागा था। महामहिम राज्यपाल को भी हम लोगों ने कहा था, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा था, और सदन में भी माननीय अध्यक्ष महोदय को भी कहा गया था कि ऐसे सदन कैसे चलेगा। जवाब जैसे तैसे आता है, उसी को लेकर आज बैठक हो रही है और शराबबंदी के नाम पर ढकोसला कर रही है सरकार। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि 15 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और शराब वाले मामले में जहां 9 करोड़, 13 करोड़, 12 करोड़, 3 करोड़ का शराब पटना जैसे शहर में पकड़ा जा रहा है, तो आपके जो बॉर्डर हैं और बॉर्डर पर जो आपके पदाधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस अफसर रहे हों या विभाग के लोग रहे हों, वो आखिर खेप पर खेप कैसे आ रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशांक जी, जिस तरीके से शराब बंदी का मामला जो है वो काफी गर्म पड़ा हुआ है राज्य में, और शराब के मसले पर अब पक्षों में राय बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। देखिए नियाज, जब से सदन शुरू हुआ था तब से अगर सबसे ज्यादा कोई एक मुद्दा गूंजा है तो वो शराबबंदी है। बिहार में जो विपक्ष का आरोप है कि शराबबंदी के नाम पर शराब माफियाओं को सरकार संरक्षण दे रही है, और पहले ही दिन से आज तक हर रोज कहीं ना कहीं शराबबंदी का मुद्दा सदन में उठता रहा है। सदन में इस तरह के मामले को देखते हुए एक स्पीकर ने कहा था कि इस पर एक चर्चा करा ली जाए। हालांकि विपक्ष ने ही कहा था कि इस पर अलग से बहस हो शराबबंदी पर, और नेता सदन के जो है मुख्यमंत्री वो जवाब दें। तो कहीं ना कहीं स्पीकर ने जो शनिवार को जो घटना हुई थी, जिसमें राम सूरत राय के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए थे और सदन को अर्जन करना पड़ा था, तो उसके बाद पहले से था कि सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें गतिरोध दूर करने को लेकर और शराब को लेकर चर्चा पर विचार विमर्श होगा। आज 10 बजे स्पीकर के कक्ष में यह बैठक हुई है, जिसमें सभी दलों के जो प्रमुख हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों, सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री थे, उसके अलावा मद्य निषेध मंत्री भी थे, उसके अलावा तमाम सरकार श्रवण कुमार थे, वहीं कांग्रेस के अजीत शर्मा थे, तमाम लोग वाम इकट्ठे हुए थे और एक बैठक करके ये विचार विमर्श बनाया है कि जो शराबबंदी है उसके लिए एक तिथि मुकर्रर की जाएगी और उस पर चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष कहीं ना कहीं कुछ मामलों पर और, लेकिन सदन में कहा गया वो कि सदन सुचारू रूप से चले, इसके लिए तमाम लोगों को सहयोग करना है और उसके बाद की बात बाद में की जाएगी। तो आज यही विषय रहा है और कहीं ना कहीं जो स्पीकर का ये सोच है कि जो सदन के अंदर गतिरोध है, चाहे वो किसी मुद्दे को लेकर हो, क्योंकि सब सारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे में गतिरोध दूर हो और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी जो हठ धर्मिता है उसको छोड़कर सदन को चलाने में सहयोग करे। तो इसी उद्देश्य से आज की सर्वदलीय बैठक हुई थी। जी, लेकिन शशांक जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शराबबंदी पर आरोप प्रत्यारोप और राजनीति हमेशा से की जाती रही है,
तो क्या इस सर्वदलीय बैठक से कोई रास्ता निकलेगा या फिर सिर्फ महज राजनीति होगी? देखिए, स्पीकर अगर कोई सदन चलने में कोई बाधा आती है, किसी विषय को लेकर कोई खासा टकराव होता है, तो ऐसे में स्पीकर मध्यस्थता करते हैं और एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं और सभी लोगों से उस पर कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं। आज की जो बैठक है उसी दिशा में थी। दरअसल बिहार में शराबबंदी को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष हमेशा आमने सामने रहे हैं, अपने अपने तर्क रहे हैं। तो स्पीकर ने एक कोशिश की है कि दोनों पक्ष एक मुद्दे पर एक सहमति बना ले कि आखिर सदन सुचारू रूप से चले और सदन में इस विषय को लेकर सार्थक बहस हो, क्योंकि बहस तो होती है लेकिन वो सार्थक नहीं होती है, वो आरोप प्रत्यारोप पर चली जाती है। तो स्पीकर का आज का जो उद्देश्य था, शराबबंदी के मुद्दे पर भी अगर बहस हो तो सार्थक बहस हो और उसके लिए एक टाइम निर्धारित हो जाए। कहीं भी रोज जो काम प्रभावित होता है, रोज जो बिजनेस बाधित होता है, वो कहीं कहीं ना हो। और स्पीकर का जो आज का जो कार्य मंत्रणा समिति कहिए या सर्वदलीय बैठक कहिए, दोनों की बैठक आज थी और दोनों में ये सहमति बनी है कि इस पर एक समय निकालकर सब पक्ष आपस में बात करके समय निकालकर इस पर एक चर्चा करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक तमाम जानकारी के लिए। वहीं सारण के नियुक्ति सिविल सर्जन डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सुकुमार ने सदर अस्पताल के कई विभागों का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल के डॉक्टर और कई पदाधिकारियों को दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया और साथ ही अस्पताल में साफ सफाई पर कर्मचारियों को विशेष रूप से ध्यान देने की नसीहत दी। But I got the information. और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। राजू, जिस तरीके से सदर अस्पताल के कई विभागों का औचक निरीक्षण किया गया है, तो इस निरीक्षण में क्या कुछ पाया गया? छपरा सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण नवनियुक्त सीएस के द्वारा किया गया, जिससे कर्मचारियों की उपस्थिति रही और सदर अस्पताल के ओपीडी विभाग में किया गया, जहां ओपीडी विभाग कुछ मरीजों ने शिकायत भी किया कि भाई यहाँ पर जो है सफाई की थोड़ी सुविधा नहीं, जिसको लेकर सीएस ने डांट भी लगाई। जी, और देखा जाए तो दवा का टोटा नजर आया, दवा के टोटा पर सीएस ने बोला कि नहीं, दवा का जो कमी महसूस हो रही है वो जल्द हम पूरा कर देंगे और हर जगह कर्मचारी अलर्ट मोड में दिखे। जी, और क्या कुछ निर्देश दिया गया? सीएस का एक ही का नाम है कि दवा उपकरण की उपलब्धता जो है हर हालत में सुनिश्चित की जाए। जो भी हमारे यहाँ साधन है, सीटी स्कैन वगैरह जो भी साधन है उस मरीजों को दिया जाए और किसी भी हालत से कोई भी कर्मचारी अगर पैसे लेते हुए पाए जाएंगे तो हम उनको बख्शेंगे नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार में निषादों को आरक्षण दिए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार के पास बिहार की ओर से भेजा गया प्रस्ताव खारिज कर दिया गया, जिसके बाद वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के तेवर तल्ख हो गए हैं और निषादों के आरक्षण को लेकर बिहार एनडीए में शामिल मुकेश सहनी केंद्र सरकार पर ही बरस गए। उन्होंने कहा कि जब पश्चिम बंगाल में निषादों को आरक्षण दिया जा रहा है तो बिहार में क्यों नहीं। आरक्षण के प्रस्ताव को लेकर मुकेश सहनी ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से भी मुलाकात की। बिहार में निषाद समाज को सम्मान दिलाना, उनको आरक्षण दिलाना, उनको अधिकार दिलाना और इसी लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम लोग सरकार में पहुंचे, मंत्री बने हैं। इस समाज के साथ कभी भी नाइंसाफी ना होने देंगे, ये बात को लेके वचन देके हम लोग चल रहे हैं। तो इस समाज के साथ अभी सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में अच्छी तरीके से हम लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार में निश्चित तौर पे केंद्र सरकार से जो अभी हाल फिलहाल में जो स्टेटमेंट आया उससे मैं काफ़ी आहत हूँ, दुखी हूँ और इसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला हूँ कि बिहार सरकार ने 2004 में 2015 में अनुशंसा कर चुका है और निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय से भी आग्रह किया हूँ कि आप अपने स्तर पे केंद्र सरकार के पास भेजिए, वहाँ राष्ट्रपति महोदय जी के पास भेजिए ताकि निषाद समाज को बिहार में न्याय मिले।
वहीं हजारीबाग में केरोसिन ब्लास्ट की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिन केरोसिन ब्लास्ट के कई मामले सामने आने के बाद एक बार फिर से पीडीएस में वितरित किए गए केरोसिन के ब्लास्ट का मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां तिरवा गांव में लालटेन जलाने के दौरान केरोसिन ब्लास्ट होने से एक महिला झुलस गई। पीड़ित महिला को इलाज के लिए स्थानीय HMCH में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि जिले में केरोसिन ब्लास्ट की घटना से अब तक 5 जानें जा चुकी हैं और बीपीएल धारकों द्वारा लगातार रूप से केरोसिन तेल वापस लेने के मांग के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो ये पहले का तेल रखा हुआ लैंप का तेल खत्म था और वही तेल को यूज कर रही थी पहले से, और वही थोड़ा मोड़ा जो बचल था, लैंप नहीं था, थोड़ा के वो सोचे कि उसमें हम डाल रही थी और डाल करके लैंप को बत्ती ऊपर करके माचिस मारी ब्लास्ट और उसी में पूरा सुबह। तो प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से सीएनजी वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद भी राजधानी में सीएनजी वाहनों के लिए सीएनजी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराई गई है। प्रशासन और जिला परिवहन विभाग ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। राजधानी में 4 पेट्रोल पंपों पर ही सीएनजी उपलब्ध है। इन पंपों पर सुबह 3 बजे से ही सैकड़ों ऑटो चालक सीएनजी लेने के लिए कतार लगा रहे हैं। 3 बजे कतार में लगने के बाद ऑटो चालकों को 3-4 घंटे बाद ही सीएनजी उपलब्ध हो रही है। सीएनजी की घोर किल्लत से ऑटो चालकों का खस्ता हाल है। सीएनजी गैस उपलब्ध कराने वाले गेल इंडिया के कर्मी बताते हैं कि सीएनजी गैस बंगाल से आती है और बंगाल में चुनाव होने की वजह से उन्हें समय पर गैस उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिस वजह से यहां गैस की किल्लत हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जिस राज्य में चुनाव होगा तो क्या दूसरे राज्य के लोग इसी तरह परेशान होंगे? तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएनजी गैस लेने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। यह तस्वीर राजधानी की है, जहां ऑटो चालक 3 बजे से ही लंबी लाइन लगाते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। आशीष, जिस तरीके से एक लंबी लाइन दिख रही है कि सीएनजी गैस की किल्लत सामने आई है, इसको लेकर के किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी देखिए, सुबह 3 बजे से लाइन लग जाता है सीएनजी गैस के लिए, लेकिन अभी तक इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। जी। और जो चालक हैं वो आपके 150 से 200 के मात्रा में डोरंडा में जो गैस एजेंसी है सीएनजी की खड़े रहते हैं, लेकिन सुबह 3 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर तक उनको गैस नहीं मिल पाती है। बहुत लोग जो उदासी वापस वहां से निकल जाते हैं। जी जी, ऑटो चालकों का क्या कुछ कहना है? चालकों का कहना यही है कि राज्य में और सीएनजी गैस की जो एजेंसियां हैं वो बढ़ा देनी चाहिए और जो जरूरतमंद जो 2-3 स्टॉपेज और बना देना चाहिए सीएनजी गैसेस की, जो आगे चल के कुछ दिक्कत ऐसे सीएनजी चलाने वाले ऑटो वालों को ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बढ़े तेल और एलपीजी गैस के दाम को लेकर केंद्रीय सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। समस्तीपुर में जिले के विभूतिपुर विधानसभा में सीपीआईएम के पूर्व विधायक रामदेव वर्मा के नेतृत्व में की गई, जिस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं पूर्व विधायक ने केंद्रीय सरकार को गरीब विरोधी सरकार की संज्ञा दी। बगल में आपका मार्केट रेट अंतर्राष्ट्रीय रेट, नेपाल भी तो अंतर्राष्ट्रीय रेट है, उसके यहाँ आपके से 25 रुपये लीटर कम है और आप ही के यहाँ से पेट्रोल ले जाता है वो। और आम जनता को जानकारी मिल जाए, इस सरकार का स्पष्ट हो जाएगा इनका वर्ग चरित्र क्या है। ये पूंजीपति के सरकार है कि आम किसान मजदूरों की सरकार है। अब चूंकि डीजल का प्रयोग एक किसान भी सिंचाई में करता है और उसका जो है बस यात्रा करता है तो उसमें भी डीजल का प्रयोग होता है, उसका लागत बढ़ता जा रहा है, बस लागत।
यात्रा लागत। वहीं कैमूर में सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। दुर्घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH2 स्थित टोल प्लाजा की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक और कार में टक्कर में एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए, जिससे 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पहुंचे NHI विभाग के कर्मी के सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल मोहनिया में भर्ती कराया है। हम लोग लौट रहे थे घर। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? काशी से। कहाँ जा रहे थे? घर कहाँ है? बगोदर। बगोदर कहाँ, झारखंड पड़ता है क्या? हाँ, झारखंड। कैसे, कोई कार्यक्रम से आप लोग आ रहे थे? बोलेरो था। जी, कोई कार्यक्रम से आ रहे थे? कोई कार्यक्रम था? हाँ, पिताजी के अर्थी विसर्जन करने आ गए थे। से आगे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से ट्रक तेल भरा के रॉन्ग साइड आ रही थी। ये गाड़ी बोलेरो थी, बनारस ले मोहनिया की तरफ आ रही थी और उसी बीच में बोलेरो वाला टक्कर मार दिया ट्रक में। कितने लोग घायल हैं? ये 3 इंजर्ड है पूरा, नॉर्मल है। कुछ लोग काशी से अपना आ रहे थे यहाँ पर, तो सामने यहीं पर बकुआ में ही रोड एक्सीडेंट हो गया। सामने से कोई ट्रक आ रही थी, तो रॉन्ग के चलते इनकी जो भी है 4 व्हीलर साइड में चले गई, जिस चलते बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। कितने लोग इंजर्ड हुए थे? अच्छा। उसमें से 1 लोग क्रिटिकल थे, उनको मैं रेफर कर दिया। 6 लोग का था वो माइनर इंजरी था, उनका प्राइवेट ट्रीटमेंट करके उनका डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुछ लोग का लगता है कि उनका मतलब बोन जो फ्रैक्चर का चांस है, एक्सरे हुआ नहीं है, एक्सरे देखने के बाद ही क्लियर उसको बोल सकते, लेकिन चांस मतलब है, देखने पर लगता है कि चांस मतलब फ्रैक्चर उनका हुआ है। वहीं झारखंड में डैन बिसाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला धनबाद के झरिया से सामने आ रहा है, जहां एक वृद्ध महिला को जबरन कुछ दबंगों ने मलमूत्र पिलाया, बल्कि परिजनों के साथ मारपीट भी की। वहीं पीड़ित परिवार ने झरिया थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। हैरान करने वाली बात यह है कि कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित को शिकायत वापस लेने को कहा जा रहा है। मामला यह है कि हम लोग को उधर का 2-4 को गुंडा है जो घर में आता है, मारपीट करता है, बोलता है तेरा नानी सब डायन है, और मंदिर में बोल रहा है तो लोग पैखाना ये सब खिलाओ, नहीं तो फिर तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर रहने का तुम लोग कोई नहीं। और कल हम इसका विरोध किए तो मेरा भी सर छोड़ दिया। भेड़ा काटा बस्ती का। तो कौन लोग विरोध कर रहे हैं? राजू दास है, अनिल दास है, राहुल दास है, यही लोग 3 गोटा पूरा एकदम बस्ती में हम लोग को जीना मुश्किल करके रख दिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अमित सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से डैन बिसाही के नाम पर एक वृद्ध महिला को मलमूत्र पिलाया गया, क्या कुछ जानकारी है? क्या है ये पूरा मामला? देखिए नियाज, ये पूरा मामला दरअसल झरिया थाना क्षेत्र का है, जहां कल एक वृद्ध महिला के साथ ये घटना हुई है। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना कहेंगे, जो मानवता के नाम पर एक घटना है ना। ये धनबाद में कोई नया मामला नहीं है, लेकिन झारखंड में जिस ढंग से महिलाओं को, खासकर वो वृद्ध महिला हैं, उन्हें जिस ढंग से डैन बिसाही के नाम पे प्रताड़ित किया जाता रहा, तो इस पे जिस ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि पीड़ित पक्ष जाकर झरिया थाना में इस मामले में कल देर शाम शिकायत किया गया है। लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस प्रशासन को जितना रेश होना चाहिए था इस मामले में, जितनी तेज कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस प्रशासन की ओर से जो है उतनी जो है मुस्तैदी नहीं दिखाई जा रही है। झारखंड सरकार कहती है कि जो डैन बिसाही मामला है ये एक तरह से पूरी तरह से अंधविश्वास है, ये और है भी। इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कड़े कानून भी बनाए गए हैं, ताकि जो लोग ऐसे उदंड काम करते हैं और महिलाओं को डैन बिसाही के नाम पर प्रताड़ित करते हैं, उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन धनबाद में, झरिया में जिस ढंग से ये मामला उभर कर सामने आया है, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि धनबाद SSP से फोन पे जो बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मामला जो है संज्ञान में आया है और इस पे जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन सिर्फ कार्रवाई कहने भर से की कार्रवाई होगी, इससे क्या जो पीड़ित है या जो भी लोग हैं उन्हें क्या न्याय मिल पाएगा? क्योंकि अगर किसी को डैन बिसाही के नाम पे मल खिलाया या पिलाया जाता है, तो ये अपने आप में जघन्य है। और डैन बिसाही आज के जमाने में, जब वैज्ञानिक युग इतना आगे बढ़ गया है,
और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो समाज को भी इसमें जो है स्थानीय स्तर पर जागरूक होने की जरूरत है, उनको भी जागरूक करने की जरूरत है। और जो समाज सेवी हैं, जो समाज से जुड़े हुए तबके हैं, उन लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को जो है जागरूक करें, ताकि आए दिन जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है डायन विषय के नाम पे, ये आगे ना हो। और जो वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, उन्हें इस ढंग से प्रताड़ित ना होना पड़े। अब देखने वाली बात ये होगी इस मामले में धनबाद पुलिस कितनी बड़ी कार्रवाई करती है, लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर ना सिर्फ प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, बल्कि लोगों को जागरूक होने की भी आवश्यकता है। नियाज जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं दुमका में जिला पुलिस और ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान अवैध तरीके से मंगाई गई लाखों रुपए की कप सिरप बरामद की गई। टीम ने छापेमारी में ऑनरेक्स कप सिरप की 3600 और डायलेक्स डीसी कप सिरप की 1800 बोतल बरामद किया है। जानकारी के अनुसार सिरप बरामद किए गए जब इन्हें गुप्त तरीके से एक ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में ट्रक से उतारा जा रहा था, लेकिन यहां इस दवा को अवैध तरीके से खपाने की योजना थी। फिलहाल पुलिस इन कप सिरप को बरामद कर अब नशे के कारोबार से जुड़े बड़े गिरोह को खंगालने में जुट गई है। आज सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि दुमका के सरायकुआ के पास एक ट्रक से अवैध तरीके से प्रतिबंधित दवा मंगाई जा रही है बड़ी मात्रा में, और उसी आधार पर हमने जो है कि थाना प्रभारी और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ संयुक्त रूप से एक अभियान चला गया, छापामारी की गई, जिसमें करीब 25 पेटी प्रतिबंधित दवा मिली है। उसमें से ऑनरेक्स 3600 पीस और डायलेक्स डीसी 1800 पीस दवा उसमें बरामद हुआ है। और इसमें जो है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं रांची स्थित जिमखाना क्लब में 3 दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। फाइनल मैच बीते रविवार को खेला गया। बता दें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके फैमिली मेंबर्स के मैच का आयोजन किया। मेल और फीमेल के लिए आयोजित किए गए टूर्नामेंट में पिछले दिन 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल मैच खेला गया। मेंस कैटेगरी में 8 और फीमेल कैटेगरी में 3 टीमों ने हिस्सा लिया। मेल कैटेगरी के सेमीफाइनल मैच में थंडर टीम को फाइट की ओर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में चैलेंजर्स ने सुपर स्टार को मात दी। वहीं फीमेल कैटेगरी में सुपर नोवा और वॉरियर्स के बीच 8 ओवर का मैच खेला गया। मैच के समापन के बाद विजेता और उप विजेता टीम को मोमेंटो और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ टूर्नामेंट है। इसमें 8 टीम मेल की और 3 टीम फीमेल की खेल रही है। मेल टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनके बेटे खेल सकते हैं। फीमेल टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी वाइफ या उनकी जो बेटी है वो खेल सकती हैं। और ये 3 दिन का टूर्नामेंट था। लीग में 8 टीम जो सीए की थी, उसमें से 4 सेमीफाइनलिस्ट जो 2 ग्रुप में बटे हुए थे, उसमें से 2 सेमीफाइनलिस्ट दोनों ग्रुप के क्लियर हुए। अभी 2 सेमीफाइनल हुआ, फाइनल मैच बाकी है। फीमेल में 3 टीम में आपस में उन्होंने अब मैचेस खेले और जो टॉप 2 की टीम थी वो अभी फाइनल खेली। वहीं औरंगाबाद में गोलीकांड का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि चाचा ने अपने ही भतीजे को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दरअसल पूरी घटना रफीगंज थाना क्षेत्र के गरवा गांव की है। बताया जा रहा है कि गरवा निवासी कमेश्वर सिंह और सत्येंद्र सिंह के परिवार के बीच आपस में विवाद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही रफीगंज थाना के पुलिस स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और हत्या की प्राथमिकी दर्ज करते हुए छापेमारी लगातार जारी है, जिस दौरान एक महिला सदस्य को हिरासत में भी लिया गया है। चाकू से मार के ले लटो नारन खाली गली धोइला ला ओकर कुछ मन न हला हमर रास्ता ले भईवा और कौन मारा है? पहले नीरजवा मारा है, तब चाकू भिड़ा दिया। बाते में चाकू भिड़ा के ले लटो हमर बेटवा के बाते में। वहीं पटना के कवि रमन पथ नागेश्वर कॉलोनी के आशा इनक्लेव के ग्राउंड फ्लोर में
रिद्धि सिद्धि के तीसरे ब्रांच का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष उषा झा और लायंस क्लब इंटरनेशनल की पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बीना गुप्ता ने फीता काटकर रिद्धि सिद्धि शॉप की ग्रैंड ओपनिंग की। इस शॉप में मॉडर्न रंग बिरंगे डिजाइनर वस्त्रों के प्रति युवाओं और महिलाओं के बढ़ते रुझान को देखते हुए शुभारंभ किया गया है। करके उसको परचेज करते हैं, यूज़ करते हैं, फिर दोबारा उसका यूज़ नहीं होता है और एक ही तरह का चीज़ अगर आप परचेज कर ले तो बार बार वही पहनना पड़ता है। और यहाँ है कि अगर आप रेंट पे कम मूल्य दे करके भी लेते हैं तो फिर उसको दोबारा फिर चेंज करके दूसरा वैरायटी ले सकते हैं। और आप आजकल जान ही रहे हैं कि फैशन का दुनिया है और फेसबुक पे एक कपड़ा आ गया तो दोबारा नहीं आना है। तो और भी बहुत तरह का चीज़ है कि बहुत सारी गरीब महिलाओं को जो कि वर्क करना चाहती है उनको भी इससे जोड़े हुए हैं, उनका भी छोटा मोटा काम चलता रहता है। महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं का आगे बढ़ने में सबसे बड़ा उनका अपना ही हाथ होता है। अगर वो अपना कॉन्फिडेंस दिखाएं, अपने घर परिवार की जिम्मेवारी अच्छे से निभाएं, तो मेरे को नहीं लगता कि उनका घर परिवार उनको कोई आगे बढ़ने के लिए रोक सकेगा, क्योंकि महिलाओं में इतनी शक्ति है कि वो घर परिवार के साथ साथ समाज को भी अच्छे से संभाल सकती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।